एक बॉडीगार्ड कहता है, मिस ने कहा है कि क्योंकि तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है, तुम सू एंसेस्ट्रल हॉल में अंदर नहीं आ सकते। बाहर घुटनों पर बैठो। बाहर की जमीन सख्त नीली ईंटों की है। कॉन्गबोदा कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों बॉडीगार्ड्स अपने हाथ पीछे बांधे खड़े हैं, बिना किसी भाव के उसे घूरते हुए। अक्टूबर का महीना है। रातें पहले ही ठंडी हैं। कैंगबोडा लगातार कांपता है। तेज ठंड उसके घुटनों से उसकी हड्डियों तक जा रही है। वह धोखा देने के बारे में सोचता है, लेकिन वह दोनों बॉडीगार्ड्स उसे पत्थर के रखवालों की तरह देखते हैं। वह कुछ नहीं कहते, लेकिन उसका असर पूरी तरह से डरावना है। और फिर वह मेरे बारे में सोचता है, शायद अंदर एक गर्म और आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ, और उसके दांत आपस में टकराते हैं। लेकिन वह खुद से कहता है कि उसे सिर्फ एक रात रुकना है। मैं तो यहाँ पूरी जिंदगी रहूंगा। और डॉक्टर नैन से मुलाकात जल्दी ही होने वाली है। उसे उस मौके का सही इस्तेमाल करना ही होगा। अगली सुबह नहाने के बाद मैं ग्रैंडमा सू और सू चिंगवाल के साथ नाश्ते पर मिला। टेबल पर तले हुए चीनी के केक की एक प्लेट है। ग्रैंडमा सू तुरंत एक उठाती है। सू चिंग भौहें सिकोड़ती है। दादी, आपका ब्लड शुगर ज्यादा है, आपको इतना ऑयली और मीठा कुछ नहीं खाना चाहिए। जब वह अभी भी सोच रही होती है कि उन्हें कैसे रोके, मैं बस कहता हूँ, दादी, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और उस जिद्दी बूढ़ी औरत का हाथ हवा में एक छोटा सा चाप बनाता है और चीनी का केक मेरे कटोरा में रख देता है। वह मुझे एक जीतने वाली मुस्कुराहट देती है। मैंने यह तुम्हारे लिए चुना था, दामाद। सुचिंगू पल भर के लिए हैरान हो जाती है। वह मुझे तलाश भरी नजरों से देखती है, यह समझ नहीं पाती कि उसकी दादी मेरी बात इतनी आसानी से क्यों सुनती हैं। मैं बिना किसी झिझक के चीनी का केक खा लेता हूँ। फिर मैं सू चिंगवोल को देखता हूँ। वैसे, जब हम रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे तो तुम्हें अपना आईडी और हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन लाना होगा। ग्रैंडमा सू उत्सुकता से पूछती है, तुम लोग रजिस्ट्री ऑफिस क्यों जा रहे हो? शादी का सर्टिफिकेट खो गया है। हम नया बनवाने जा रहे हैं, और सच कहूं तो ये सिर्फ एक बहाना नहीं है। तलाक के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। लेकिन बूढ़ी औरत कहती है कि वह खो नहीं गया है। वह जल्दी से बेडरूम में जाती है और 2 लाल शादी के सर्टिफिकेट्स के साथ वापस आती है। मैं अपने हाथों में सर्टिफिकेट को घूरता हूँ और कुछ बोल नहीं पाता। मुझे अचानक एहसास हुआ कि उसने मुझे पहली बार देखते ही दामाद क्यों कहा था। वह पहले ही जानती थी कि हम शादीशुदा हैं। दादी, ये आपके पास क्यों है? बूढ़ी औरत अपनी पलकें झपकाती है। उसका चेहरा थोड़ा धुंधला हो जाता है। मुझे ठीक से याद नहीं। तो मिस सू और मेरी शादी कैसे हुई? वह फिर से अपना सर हिलाती है। मुझे याद नहीं। दादी, कृपया थोड़ा और सोचने की कोशिश करें। बस करो। सू चिंगवा धीरे से मना करने वाली आवाज निकालती है। वह सीधे मेरे और बूढ़ी औरत के बीच में आ जाती है और मुझे ठंडे चेहरे से देखती है। वह सोच रही है, रजिस्ट्री ऑफिस का सहारा लेकर एक फाउंडेशन बनाया, फिर दादी को मनाकर यह झूठा सर्टिफिकेट बनवाया ताकि वह खुद भी इस पर यकीन कर ले। अगर उसने अभी अभी यह न देखा होता कि दादी मेरी बात कितनी मानती है, तो शायद वह इस पर यकीन कर लेती। मुझे उसकी आवाज में हल्का सा गुस्सा महसूस होता है, और यह मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। हमें आज जाने की जरूरत नहीं है। आखिर तलाक एक बार रजिस्ट्री ऑफिस जाने से नहीं हो जाता। हम 2 साल से कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। प्रॉपर्टी बांटने के बारे में सवाल है। हमें पहले तलाक का एग्रीमेंट बनाना होगा। नहीं, सूचिंगो कहती है, फिर मुझे ध्यान से देखती है। वह देखती है कि मैं थोड़ा झिझकता हूँ, फिर कहता हूँ, जैसा तुम चाहो। वह सोचती है, क्या यह इतना अच्छा एक्टिंग कर रहा है या सर्टिफिकेट सच में असली है? सूचिंगवुल अचानक खुद को उलझन में पाती है। वह सर्टिफिकेट लेती है, आगे बढ़ती है और कहती है, मैं तुम्हारा कार पार्क में इंतजार करूंगी। मैं दादी सू को तसल्ली भरी मुस्कान देता हूँ। हम मुश्किल से कार पार्क तक पहुंचे ही थे जब हमें वहां ली रुई मिलती है, जो दर्द में दिख रही है और कैंगबोडा को सहारा दे रही है, जो पीला पड़ा है, छींक रहा है और उसके दोनों पैर कांप रहे हैं। जब ली रुआयन मुझे देखती है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह जल्दी से मेरे पास आती है। सूचिंगवुल के आसपास से ध्यान से निकलकर मुझ तक पहुंचती है। तुम्हें अपने भाई की मदद करनी होगी। उसकी आवाज में पूरा हक था। मैंने अपनी आईब्रो उठाई। मुझे समझ नहीं आता कि वह इतनी सुबह यहाँ कैसे हैं, जब तक कि वह कल रात गए ही ना हो। मैं कुछ नहीं कहता। ली रुई तुरंत शुरू हो जाती है। नानजू, तुम हरामी हो, लेकिन कैंग फैमिली ने तुम्हें पाला, तुम्हारे जन्म की परवाह किए बिना। तुम पर उनका कुछ कर्ज है। तुम्हारा भाई तो तुम्हारे लिए और भी अच्छा था। उसने तुम्हें अपने साथ स्कूल जाने दिया। उसने अपने कपड़े तुम्हारे साथ बांटे। और जब तुम पैदा हुए थे, तुम इतने कमजोर थे कि उन्हें लगा तुम बचोगे नहीं। मुझे इतना दूध नहीं आता था, इसलिए तुम सिर्फ इसलिए बचे क्योंकि तुमने वह लिया जो तुम्हारे भाई का था। कैंग फैमिली ने हमें बिल्कुल भी रखने का प्लान नहीं बनाया था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुम और तुम्हारा भाई एक ही दिन पैदा हुए थे, इसलिए मिसेस कैंग और तुम्हारे पिता ने हमें रहने दिया। वह मुझे घूरती है। तो तुम पर तुम्हारे भाई का कर्ज है। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ये वह बातें हैं जो मैंने 10 साल से नहीं सुनी, फिर भी ये बिल्कुल जानी पहचानी लगती हैं। मैं उस बचपन के बारे में सोचता हूँ जो हर बात पर यकीन करता था, सब कुछ मान लेता था और कैंग बोडा को जो चाहे करने देता था। और अब मुझे यह सिर्फ बेकार लगता है। हाँ, कैंग फैमिली ने मुझे पाला, लेकिन माँ बाप को कानूनी तौर पर अपने बच्चों का ख्याल रखना होता है। अगर वह ऐसा न करते तो उन्होंने बच्चे को छोड़ने का जुर्म किया होता। हाँ, मैं कॉन्गबोडा के साथ स्कूल गया, लेकिन मैं उसका स्कूल बैग स्कूल ले जाता और लाता था, और कैंपस में उसका पर्सनल काम करने वाला लड़का था।
अगर कैंग बोडा को हल्की सी खांसी भी आती थी तो ये मेरी गलती मानी जाती थी कि मैंने उसका ख्याल नहीं रखा और ली रॉयन इसके लिए मुझे मारती थी। स्कूल में मुझे सिर्फ नीचे के नंबर लाने की इजाजत थी क्योंकि मुझे कैंग बोडा से आगे निकलने की इजाजत नहीं थी। मेरे पास अपने कपड़े नहीं थे क्योंकि मेरे माँ बाप ने कभी दिए ही नहीं। मैं सिर्फ वह पहनता था जो कैंग बोडा फेंक देता था, तो मेरे कपड़े हमेशा एक साइज छोटे होते थे। मिसेस किंग ने एक बार मुझे नए कपड़े खरीदे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें पहना ली रुयन ने उन्हें मुझसे फाड़कर कैंग बोडा को दे दिया, यह कहते हुए कि मैं उनके लायक नहीं हूँ। मुझे कैंग बोडा से अच्छा दिखने की इजाजत नहीं थी। और कमजोर बच्चे की बात, कौन सा बच्चा कमजोर नहीं होगा जब उसे 4 या 5 दिन तक ठीक से खाना न मिले। मेरी आंखों में नफरत और बढ़ जाती है। ली रुयन कुछ भी नोटिस नहीं करती। वह आगे कहती है, अब जब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हारे पास कैंग फैमिली का कर्ज चुकाने का मौका है। नानजू, बूढ़ी मैडम तुम्हारी सुनती है ना? जाओ उनसे कहो कि वह 2% शेयर्स तुम्हारे भाई को दे दें। मैं अचानक मुस्कुराता हूँ। तुम ठीक कह रही हो। इस पर ली रुयन का चेहरा खिल उठता है, यह सोचकर कि उसकी बात मुझ तक पहुंच गई है। लेकिन अगले ही पल मैं हल्के से कहता हूँ, मैं तो बस एक मामूली हरामी बच्चा हूँ। बूढ़ी मैडम मेरी कोई बात क्यों सुनेंगी? ली रुयन रुक जाती है, दोबारा कोशिश करने वाली होती है, लेकिन मैं पहले ही उसके पास से गुजरकर सू चिंगवॉल की कार में बैठ चुका हूँ। ली रोइन को पीछे आते देखकर सू चिंगवा ड्राइवर की सीट पर बैठ जाती है और दरवाजा साफ साफ बंद कर देती है। वह आराम से अपनी सीट बेल्ट लगाती है, फिर बिना कुछ कहे गाड़ी चलाकर चली जाती है। काली लग्जरी कार सड़क पर आराम से चलती है। रियर व्यू मिरर से सूचिंग हुआ मुझे खिड़की से बाहर देखते हुए देख सकती है। मेरा चेहरा शांत और दूर का दिखता है, जिसे वह मानती है कि वह बहुत अच्छा है। वह अपनी नजर वापस सड़क पर ले आती है। जो चेतावनी वह देने वाली थी वह बिना कहे रह जाती है। कार जल्दी से रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच जाती है। जैसे ही वह रुकती है, खिड़की से एक आवाज आती है, बॉस, ड्राइवर ने कहा कि आपने खुद कार ले ली। मैं घबरा गया और जीपीएस ट्रैक किया। क्या कुछ गलत है? सू चिंगवोल हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं देती। लुहुआ रजिस्ट्री ऑफिस की तरफ देखता है। आप यहाँ क्यों हैं? कहीं कांग नानजू अभी भी आपको परेशान तो नहीं कर रहा? फिक्र मत करो, मैंने कहा था कि वह अब कभी आपके पास नहीं आएगा। अगर वह आया तो मैं खुद को कचरा खाते हुए लाइव स्ट्रीम करूंगा। लुहुआ के खत्म करने से पहले पास से एक सुस्त मर्दाना आवाज आती है। वह सख्त हो जाता है। तुम्हारा लाइव स्ट्रीम चैनल क्या है? लुहुआ पूरी तरह से उलझन में पड़ जाता है। फिर वह तीनों अंदर सर्विस विंडो पर जाते हैं। लुहुआ पहले बोलता है, हेलो, क्या दोनों पार्टीज के बिना सर्टिफिकेट मिल सकता है? क्लर्क गुस्से से देखता है, बिल्कुल नहीं। सुना तुमने? लुजुआ मुझे एक अकड़ भरी मुस्कान के साथ देखता है। फिर वह मेरे हाथ में शादी का सर्टिफिकेट देखता है और मजाक उड़ाता है। तुम तो झूठा डॉक्यूमेंट भी तैयार करके आए हो। मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूं और तुम्हें झूठे कागज बनाने और परेशान करने की रिपोर्ट करूंगा। लेकिन सूचिंग सर्टिफिकेट क्लर्क को देती है। कृपया चेक करें कि यह सर्टिफिकेट असली है या नहीं। क्लर्क उसे अजीब नजर से देखता है, फिर सर्टिफिकेट लेता है और जानकारी कंप्यूटर में डालता है। सू चिंगवुल अपने होंठ दबाती है। उसे अचानक अपना खुद का बर्ताव लगभग बेकार लगता है। उसे पूरा यकीन है कि उसकी कभी शादी नहीं हुई, फिर भी वह यहाँ है। उसने इसके लिए एक जरूरी मीटिंग भी कैंसिल कर दी थी। क्लर्क ऊपर देखता है। यह सर्टिफिकेट असली है। सुचिंगवुल बिल्कुल शांत हो जाती है। ल्यू हुआ बिना सोचे रिएक्ट करता है। यह गलत नहीं हो सकता। क्या आपके रिकॉर्ड्स में कोई गलती है? क्लर्क उसे तेज नजर से देखता है। क्या बात कर रहे हो? शादी एक गंभीर मामला है। दोनों पार्टीज को ध्यान से वेरीफाई किया जाता है और उन्हें एक डिक्लेरेशन पर साइन करना होता है। डिक्लेरेशन शब्द पर मैं तुरंत कहता हूँ, क्या हम अपना डिक्लेरेशन देख सकते हैं? उसी पल सुचिंगवा कहती है, कृपया डिक्लेरेशन बाहर निकालें। वह एक दूसरे को देखते हैं और तुरंत नजर हटा लेते हैं। क्लर्क एक मजबूर सांस के साथ कहता है, आप दोनों शादीशुदा जोड़े के लिए बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। वह जल्दी से रजिस्ट्रेशन फाइल के साथ वापस आता है और हमें देखने के लिए डिक्लेरेशन निकालता है। लिखावट बिल्कुल मेरी है। लुहुआ उसके बगल में घूरता है। बॉस, यह सच में आपकी लिखावट है। मैं एक पल के लिए सोचता हूँ, फिर कमरे में देखता हूँ और एक सिक्योरिटी कैमरा दिखता है। हेलो, क्या जिस दिन हमने रजिस्टर किया था उस दिन की सिक्योरिटी फुटेज देखना मुमकिन होगा? माफ कीजिए, हम सिर्फ 6 महीने तक की फुटेज रखते हैं। क्लर्क फिर हमें यकीन दिलाता है कि शादी का सर्टिफिकेट तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक दोनों पार्टीज खुद मौजूद न हों। उनके नियम गलती की इजाजत नहीं देते। हम तीनों रजिस्ट्री ऑफिस से बिना कुछ हल किए निकल जाते हैं। बाहर खड़े होकर ल्यू हुआ खाली नजर से कहता है, बॉस, अब क्या? सो चिंगवॉल की आंखें गहरी हो जाती हैं। मैं अपनी आईब्राउ उठाता हूँ। फिर हम दोनों बिल्कुल एक ही वक्त पर कहते हैं, तलाक। लुहुआ पलक झपकता है। तो अगर आप अब तलाक ले रहे हैं तो क्या आपको शर्तों पर बात करनी चाहिए? दोबारा बिल्कुल एक साथ सू चिंगवू और मैं दोनों कहते हैं, मैं अपने लॉयर से आपको कांटेक्ट करवाऊंगा। मेरे लॉयर से बात करो। ये कहने के बाद हम दोनों एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह पाते। मैं हल्की सी हंसी हंसता हूँ। कैसा रहेगा अगर हम दोनों अपने अपने लॉयर से पहले एक प्रपोजल बनवाएं और अगर कोई मसला हो तो लॉयर्स बात कर सकते हैं। लुहुआ मजाक उड़ाता है, जैसे तुम लॉयर अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन सू चिंगवू हाँ में सिर हिलाती है। मैं लुहुआ को इग्नोर करता हूँ और अपना फोन निकालता हूँ। मिस सू, चलो वीचैट पर कनेक्ट हो जाते हैं। संपर्क में रहना आसान होगा।
सूचिंग रुकती है, फिर अपना फोन निकालकर एक खास नजर के साथ अपना वीचैट क्यूआर कोड खोलती है। मैं उसे स्कैन करता हूँ। मेरे फोन पर एक चैट विंडो खुल जाती है। सेव किया हुआ नाम सिली ग्रैंडडॉटर लिखा होता है। उसकी शक्ल तुरंत गहरी हो जाती है। मैं भी पल भर के लिए खो जाता हूँ। मैं भूल गया था कि हम पहले से ही कनेक्टेड थे। उसकी शक्ल देखकर मैं खांसता हूँ। वह नाम तो बस मैंने उस वक्त बिना सोचे टाइप कर दिया था। मैं जल्दी से फोन को छुपाता हूँ और नाम सिली ग्रैंडडॉटर से बदलकर सिली गर्ल कर देता हूँ। फिर मैं एक सिंपल मैसेज छोड़ता हूँ, फिर मिलते हैं। और मैं एक टैक्सी रोककर चला जाता हूँ। मुझे जाते हुए देखते हुए लुहुआ सू चिंगू की तरफ मुड़ता है। बॉस, आप दोनों सच में शादीशुदा हैं ना? अभी आप दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। सू चिंगू उसे देखती है। सबसे अच्छा तलाक का लॉयर ढूंढो, एक अग्रीमेंट बनाओ, बाहरी एसेट्स को बचाओ। लियू हुआ तुरंत मान जाता है, फिर उसे कुछ समझ आता है। अब मैं समझा, उस आदमी ने ही पूरी शादी का प्लान बनाया होगा। जब वह आपका दिल नहीं जीत सका तो वह आपके पैसे के पीछे पड़ा है, इसलिए वह तलाक में आपसे लड़ने के लिए लॉयर अफोर्ड कर सकता है। लुहुआ गुस्से में है। फिक्र मत करो, मैं उसे आपसे एक पैसा भी नहीं लेने दूंगा। शहर के दूसरे तरफ टैक्सी में मैं GWOL को फोन कर रहा हूँ। सबसे अच्छा तलाक का लॉयर ढूंढो, वह मुझसे एक पैसा भी नहीं लेगी। जी वॉल कहता है, कोई मसला नहीं। लेकिन बॉस, आपकी शादी हुई कैसे? आप दोनों को याद नहीं? ऐसा तो नहीं कि आप दोनों को एमनीजिया हो गया हो? क्या तुम्हें लगता है हम किसी ड्रामा में हैं? मैं तो बस क्यूरियस हूँ। ये बेकार और एक्साइटिंग दोनों है। शायद एक दिन रजिस्ट्री ऑफिस मुझे भी एक पति दे दे। मैं एक हल्की सी सांस छोड़ता हूँ। एक पल रुककर मैं कहता हूँ, एक इंसान है जिसे पक्का पता होगा क्या हुआ था। जीवोल कहता है, दादी सू, लेकिन उन्हें याद नहीं। मैं गुस्से में देखता हूँ। अल्जाइमर्स के इलाज के लिए क्लिनिकल ट्रायल को तेज करना होगा, नहीं तो हमारे पास वक्त कम पड़ जाएगा। जल्दी ही मैं घर वापस आता हूँ। मैं दरवाजा खोलता हूँ और जानी पहचानी कमरे में कदम रखता हूँ और नोटिस करता हूँ कि 60 स्क्वायर मीटर का अपार्टमेंट थोड़ा खाली लग रहा है। तभी दादी सू हॉलवे से एक सूटकेस खींचती हुई अंदर आती हैं। दामाद जी, आप वापस आ गए। मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैं इस बार बहुत सारे कपड़े लाई हूँ। मैं रुकता हूँ, फिर मुस्कुराता हूँ। उस दिन हाई चेंग की सबसे मशहूर तलाक लॉ फर्म को तलाक के अग्रीमेंट बनाने के लिए दो अलग अलग रिक्वेस्ट्स मिलती हैं। दोनों पार्टीज गुमनाम हैं। दोनों की एक ही शर्त है, दूसरी पार्टी उनका एक पैसा भी नहीं ले सकती। शर्तें बहुत सख्त हैं। पार्टनर के बगल में जूनियर अटर्नी बड़बड़ाती है, मैंने जितने भी तलाक हैंडल किए हैं, मैंने कभी इतना बेरहम कुछ नहीं देखा। एक आदमी है, एक औरत है। लगता है बेरहमी किसी में फर्क नहीं करती। सीनियर अटर्नी ने बहुत से प्यार करने वाले जोड़ों को कड़वे दुश्मन बनते देखा है। उसने इससे भी बुरा देखा है। वह हंसता है, आसान डबल फी, उन्हें तैयार करो और हमारे क्लाइंट्स को भेज दो। स्यू ग्रुप की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर सू चिंगवुल रजिस्ट्री ऑफिस से वापस आने के बाद से लगातार काम कर रही है। काम का दिन खत्म होने वाला ही होता है जब उसे घर से फोन आता है कि दादी फिर से अपने दामाद को ढूंढने चली गई है। दादी को डेली हेल्थ चेकअप की जरूरत है ताकि उनकी रीडिंग्स मॉनिटर की जा सके। सू चिंगवॉल की आईब्राउ हल्की सी सिकुड़ जाती है। वह खुद ब खुद वीचैट खोलती है, मेरा कांटेक्ट ढूंढती है और कुछ कहना चाहती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि कैसे कहे। जब से उसे पता चला है कि मैं वह इंसान हूं जिसे वह मैसेज कर रही थी, तब से कुछ अजीब सा लग रहा है। वह आराम से उनकी कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री स्क्रॉल करती है। उनकी पहले की बातें आसान और आरामदायक थीं, जैसे पुराने दोस्त, खासकर जब उसने उसे किसी के बारे में गुस्सा निकालने में मदद की थी। रुको, जिस इंसान के बारे में वह उस दिन रेस्टोरेंट में गुस्सा निकाल रही थी, क्या वह मैं नहीं था? सू चिंगवॉल का चेहरा तुरंत फिर से गहरा हो जाता है। फिर उसका फोन वाइब्रेट करता है। मैंने एक तलाक अग्रीमेंट भेजा है। इस अग्रीमेंट में प्रॉपर्टी बांटने की शर्तें मेरी बिल्कुल मिनिमम है। कृपया रिव्यू करें और मुझे बताएं कि क्या यह ठीक है। प्रॉपर्टी बांटना, क्या यह आदमी सच में पैसे के लिए शादी का प्लान बनाया होगा? फिर ल्यू हुआ अंदर आता है। बॉस, आपकी शादी की जांच के कोई रिजल्ट्स मिले? जैसे ही ल्यू हुआ बोलता है, सूचिंग अपने कंप्यूटर पर तलाक अग्रीमेंट खोलती है। वह उसे जल्दी से पढ़ती है। उसकी आंखें प्रॉपर्टी बांटने वाले क्लॉज पर जाती हैं। जब वह देखती है कि उसमें क्या लिखा है तो वह हल्की हैरानी के साथ रुक जाती है। लू हुआ अपनी गर्दन उठाकर देखता है। वह मजाक उड़ाते हुए हंसता है। वह आदमी सच में मजेदार है। उसे फिक्र है कि आप उसकी प्रॉपर्टी ले लेंगी। कौन सी प्रॉपर्टी? उसके कर्ज। सू चिंगवॉल पूछती है, आंखें नीचे किए हुए। जांच में क्या मिला? बॉस, हमें पता चला कि कांग नांजू को कुछ दिन पहले पता चला था कि आप पहले से शादीशुदा हैं, जब वह किसी और के साथ शादी रजिस्टर करने गया था। इस डिवोर्स अग्रीमेंट के हिसाब से वह जल्दी तलाक चाहता है। लगता है उसे सच में कुछ पता नहीं था। ल्यू हुआ आगे बोलता है, फिर बात बदलता है। लेकिन सच कहूं तो यह कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है। हमने उसके बारे में जांच की और पता चला कि कैंग परिवार छोड़ने के बाद उसकी जिंदगी में बड़े खाली हिस्से हैं जिन्हें हम भर नहीं सकते। बॉस, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? एक आम आदमी अपने बारे में इतना कुछ क्यों छुपाएगा? सू चिंगवॉल ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की, सोच में डूबी हुई। तो आपको लगता है वह इससे जुड़ा है? लुजुआ अपना सर खुजाता है। लेकिन 2 साल हो चुके हैं और हमारे पास सच में कोई सुराग नहीं है। शायद हमें बस इंतजार करना होगा जब तक बड़ी माजी को कुछ याद ना आ जाए। सू चिंगवू उसे एक सीधी नजर से देखती है।
लुहुआ जल्दी से अपना सर झुका लेता है। यह हमारी गलती है, हम ढूंढते रहेंगे। सू चिंगवा डिवोर्स अग्रीमेंट की 2 कॉपीज प्रिंट करती है। वह खड़ी होती है और बाहर जाते हुए पूछती है, क्या तुमने अभी तक किसी नोवा रिसर्चर से कांटेक्ट किया है? सुना है वह अल्जाइमर्स के लिए एक क्लिनिकल इलाज बनाने के करीब हैं। सू चिंगवा चाहती है कि वह दवा अपनी दादी को तुरंत मिल जाए जब वह अवेलेबल हो। यह सुनकर लुजुआ का सर और नीचे झुक जाता है। नोवा रिसर्चर को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। सब बड़ी बायोटेक कंपनीज उन्हें ढूंढ रही हैं, इसलिए वह और भी सावधान हो गए हैं। सू चिंगवोल की ठंडक महसूस करते हुए वह कहता है, बॉस, मैं वादा करता हूँ मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इसी बीच मैं अभी दादी सू के साथ डिनर खत्म कर चुका था जब सू चिंगवू का एक वीचैट मैसेज आता है। मैं नीचे हूँ, नीचे आ जाओ। मैं कचरा बाहर रखने का बहाना बनाता हूँ और नीचे चला जाता हूँ। वही जानी पहचानी काली लग्जरी कार वहां खड़ी है। कार में सू चिंगविल मुझे डिवोर्स अग्रीमेंट देती है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, इस पर साइन कर दो। उसकी गहरी आंखें मुझ पर टिक जाती हैं। वह सोचती है कि मैं कोई बहाना बनाऊंगा, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने दोनों कॉपीज पर साइन कर दिए। मैं ऊपर देखता हूँ। क्या हम ये कल कर रहे हैं? सू चिंगवा की आंखें थोड़ी गहरी हो जाती हैं। इतने उतावले हो? मैं सोचता हूँ, हाँ बिल्कुल मैं उतावला हूँ। मेरी कंपनी पब्लिक होने का इंतजार कर रही है। एक पल के लिए मुझे देखने के बाद वह कहती है, ठीक है। मैं आगे कहता हूँ, तो कल सुबह अपना आईडी, हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन और मैरिज सर्टिफिकेट ले आना। मैं तुम्हें रजिस्ट्री ऑफिस में मिलूंगा। सू चिंगवोंग सर हिलाती है, फिर उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। दादी सू किसी वक्त नीचे आ चुकी थी, बिना किसी को पता चले। वह हमें घूर रही है। उसका चेहरा रंगहीन हो गया है। वह अपना हाथ अपने सीने पर रखती है। उसकी आवाज कांप रही है। तुम तलाक ले रहे हो? फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह जमीन की तरफ गिर जाती है। पहले हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड के बाहर डॉक्टर कहता है, मरीज की हालत अभी के लिए ठीक है, उन्हें और कोई भावनात्मक तनाव नहीं दिया जा सकता। मैं यह सुनता हूँ और अभी उस पर किए गए इमरजेंसी उपायों के बारे में सोचता हूँ। मुझे अभी भी डर लग रहा है। मैं पास खड़ी सूचिंग को देखता हूँ। उसका चेहरा भावहीन है, वह बिल्कुल शांत लग रही है। लेकिन जब डॉक्टर कहता है कि दादी सू अब तुरंत खतरे में नहीं है, तो वह अपना हाथ ऊपर करती है और अपनी कॉलर थोड़ी ढीली करती है। फिर वह धीरे से हॉलवे की बेंच पर बैठ जाती है। उसके अंदर एक हल्की सी कंपकंपी दौड़ जाती है जिसे वह रोक नहीं पाती। फिर अंदर से नर्स की आवाज आती है, बड़ी माँ जी जाग गई हैं। सू चिंगवा तुरंत अंदर जाती है। जब तक मैं अंदर जाता हूँ, बूढ़ी औरत की आंखें खुली होती हैं। वह मुझे देखती है। उसकी आवाज खुरदुरी है, दामाद, मैंने सपना देखा कि तुम और मेरी पोती तलाक ले रहे थे। वह सच नहीं था, है ना? मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन सू चिंगवाल बोलती है, वह सच नहीं था। हम तलाक नहीं ले रहे हैं। बूढ़ी औरत कहती है, तो मुझे हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन और मैरिज सर्टिफिकेट दो। ठीक है। सूचिंग वो बूढ़ी औरत को वह सब देती है जो वह मांगती है। बूढ़ी औरत मुझे देखती है। दामाद, क्या उसने जो कहा वह सच है? मैं डॉक्टर की चेतावनी सोचता हूँ, एक पल रुकता हूँ, फिर कहता हूँ, हाँ यह सच है। दादी सू संतुष्ट हो जाती है। हालांकि उनकी हालत अचानक भावनात्मक उतार चढ़ाव से बिगड़ी थी। उन्हें आज रात निगरानी में रखा जाएगा। सू चिंग वू और मैं वार्ड में साथ रहते हैं। शाम हो जाती है। मैं सोफा पर आराम से बैठा अपने फोन पर एक डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा हूँ। यह क्लिनिकल अल्जाइमर्स ट्रीटमेंट पर रिसर्च है, लेकिन आखिरी स्टेज में एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे मैं हल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ बायोमेडिकल लिटरेचर देखने की जरूरत है। जब मैं सोच रहा होता हूँ तभी सिली गर्ल से एक मैसेज आता है, मिस्टर कैंग, हम तलाक की प्रक्रिया तब शुरू करेंगे जब दादी की हालत ठीक हो जाएगी। मैं मना नहीं कर सकता। एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुका है। अब से हमारी संपत्ति अलग है। मैं अभी भी टेक्निकली शादीशुदा हूँ, लेकिन इससे कंपनी के पब्लिक होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। असली तलाक का समय ज्यादा मायने नहीं रखता। मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। सूचिंग मेरा जवाब देखती है और अपनी आंखें थोड़ी छोटी करती है। वह पूछती है, और कोई शर्त? जब दादी ठीक हो जाए तो जल्दी से जल्दी तलाक कर लेना। सूचिंग को गुस्सा आता है। उसे अचानक लगता है कि इस आदमी को समझना सच में मुश्किल है। बेड में छोटी बूढ़ी औरत मुझे देखती है, फिर सूचिंगवा को। दोनों मुश्किल से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। बूढ़ी औरत अचानक कहती है, पोती, मैं तुम्हारे पति के लिए सू ग्रुप में एक नौकरी का इंतजाम करना चाहती हूँ। अगर वह हर दिन साथ में काम पर जाएंगे और साथ में घर आएंगे तो रिश्ता अपने आप बन जाएगा। सूचिंग हुआ थोड़ा रुकती है, फिर कहती है, ठीक है। वह आज रात अजीब तरह से सहमत है, लेकिन बूढ़ी औरत को सोचना पड़ता है कि कौन सी नौकरी का इंतजाम करे। फिर उसे एक आइडिया आता है, दामाद, मैं सब ठीक कर दूंगी। कल अपनी पत्नी के साथ काम पर जाना। मैं पलक झपकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी याद आया कि सू ग्रुप के पास एक बड़ा आर्काइव होगा। वहां कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिन्हें मुझे चाहिए। सू चिंग हुओ की एक मीटिंग है। वह दादी को अलविदा कहती है और ल्यू हुआ के साथ चली जाती है। लेकिन कॉरिडोर में पहुंचते ही लुजुआ कहता है, तो इसलिए उस आदमी ने इतनी आसानी से डिवोर्स अग्रीमेंट पर साइन कर दिए। उसने बड़ी माजी को नीचे बुलाया था। उनके होते हुए तलाक लेना नामुमकिन है। वह सू चिंग वू को देखता है, और अब उसने बड़ी माजी को इतना लुभा लिया है कि उन्होंने उसे सू ग्रुप में नौकरी दिला दी है।
वह पक्का कुछ साजिश कर रहा है। तुमने हाँ क्यों की? सू चिंगवेल कहती है, अगर मैं उसे अपनी नजरों के सामने नहीं रखूंगी तो उसकी कमियां कैसे सामने आएंगी? उसकी आंखों में एक तेज चमक आती है। दादी की खातिर अभी तलाक लेना नामुमकिन है। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह आदमी सच में मासूम है या नहीं, वह देख लेगी कि वह असल में क्या चाहता है जब वह कंपनी में होगा। वार्ड में मैं सोफा पर लेटा हुआ हूँ। फिर बूढ़ी औरत की आवाज मेरे पास आती है, दामाद, मुझे तुम्हें एक राज बताना है। मैं तुरंत बैठ जाता हूँ। क्या उन्हें कुछ जरूरी याद आया है? जैसे वह मुझे कैसे जानती हैं, या मैं सूचेंगबू से शादी कैसे किया? मैं मुश्किल से अपनी उत्सुकता छुपाते हुए पूछता हूँ, क्या राज है? बूढ़ी औरत बड़े राजदारी से कहती है, मेरी पोती की एक कमजोरी है जिसे लगभग कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, अगर वह कभी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे तो इसका इस्तेमाल करना। मैं हैरान रह जाता हूँ। सच कहूँ तो यह वह नहीं था जो मैं सुनना चाहता था। लेकिन बूढ़ी औरत आगे कहती है, उसकी उस तेज बाहरी रूप से धोखा मत खाना, वह बिल्लियों से डरती है। मैं शांत हो जाता हूँ। मुझे अचानक एक लड़की याद आती है जिसे मैं बचपन में जानता था, जो बिल्लियों से डरती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सूचिंगवू अपनी उस ठंडी शांति के साथ बिल्लियों से डरती होगी। बूढ़ी औरत पूछती है, तुम्हें बिल्ली पसंद है या कुत्ता? कुत्ते। मैं पहले बिल्लियों को पसंद करता था, लेकिन एक लड़की जिसे मैं जानता था उसे वह पसंद नहीं थी, तो मैंने भी उन्हें पसंद करना छोड़ दिया। तीसरे दिन सू ग्रुप की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक छोटा रोएंदार शिबा इनू अपनी पूंछ हिला रहा है और मेरे आसपास घूम रहा है। लियू हुआ परेशान है। बड़ी माजी ने मिस्टर कॉन्ग के लिए एक कुत्ते के बच्चे की देखभाल करने की नौकरी क्यों रखी? सू चिंगवुल को भी यह समझ नहीं आता। लोग कहते हैं कि बूढ़े लोग कभी कभी बच्चों जैसा सोचते हैं, बस अपनी मर्जी से काम करते हैं। लेकिन एक कुत्ते की देखभाल करने की नौकरी कुछ ज्यादा ही है। वह पक्के इरादे से कहती है, उसे न्यू एनर्जी रिसर्च डिवीजन टीम 1 में ले जाओ। उसने इसके लिए पहले ही तैयारी कर रखी थी। न्यू एनर्जी डिवीजन कंपनी के मूल कामों को नहीं छूता, लेकिन यह उसके भविष्य की दिशा से जुड़ा है। वह मुझे वहां रखना चाहती है और देखना चाहती है कि मैं क्या राज खोलता हूँ। मुझे इस सब से कोई खास मतलब नहीं है। मैं कुत्ते के बच्चे को उठाता हूँ और लू हुआ के पीछे चलता हूँ। क्या इसका कोई नाम है? बड़ी माजी ने कहा था कि आप इसका नाम रखें। मैं सूचिंग वॉल पर एक नजर डालता हूँ और एक मुस्कान मेरे चेहरे पर आ जाती है। तो चलो इसका नाम लिटिल कैट रखते हैं। आप एक कुत्ते का नाम लिटिल कैट रखना चाहते हैं? क्या ये कोई प्रॉब्लम है? न्यू एनर्जी रिसर्च डिवीजन 38वीं मंजिल पर है। एलिवेटर में ल्यू हुआ कहता है, मिस्टर कैंग, हमारे रिसर्च डिवीजन के ज्यादातर स्टाफ के पास डॉक्टरल डिग्रीज हैं। कम से कम एक टॉप यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री है। आप पहले अंडर ग्रेजुएट होंगे। यहाँ सीनियर कॉलीग्स से सीखना आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। ये हमारी बॉस का एक खास इंतजाम है। जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हों। इसे ऐसे समझो कि बॉस आपको बड़ी माजी को खुश रखने का इनाम दे रही हैं। मैं थोड़ा सा हिलता हूँ। असल में इसकी सच में जरूरत नहीं है। और हाँ, बॉस चाहती हैं कि आपका उनके साथ रिश्ता प्राइवेट रहे ताकि तलाक के वक्त कोई मुश्किल ना हो। मैं उसे देखता हूँ। यह तो मुझे भी ठीक लगता है। लुहुआ हैरान रह जाता है। ये आदमी सच में नाखुशी दिखा रहा है। वह और कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन एलिवेटर आ जाती है। काम पर मेरा पहला दिन। मुझे यह सच में दिलचस्प लगा। किसी ने मुझे कुछ करने को नहीं दिया जो मेरे लिए ठीक है। मैं थोड़ी देर प्राइवेट ऑफिस में एक कुत्ते के बच्चे के साथ खेलता हूँ। थोड़ी देर बाद कुत्ते का बच्चा एक धूप वाली जगह में सिमटकर सो जाता है। मैं चुपचाप उठता हूँ, ऑफिस का दरवाजा बंद करता हूँ और रिसर्च डिवीजन के आर्काइव की तरफ चला जाता हूँ। सिर्फ तब जब अल्जाइमर्स का इलाज बन जाएगा और दादी सू ठीक हो जाएंगी, तभी उन्हें याद आएगा कि क्या हुआ था। और तभी मैं समझ पाऊंगा कि सूचिंगवू के साथ ये अजीब शादी कैसे हुई। मैं एक कॉलीग को ढूंढता हूँ और आर्काइव का रास्ता पूछता हूँ। फिर मैं सीधा वहां चला जाता हूँ। सू ग्रुप का आर्काइव 7वीं मंजिल पर है। यह एक बहुत बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी निकलती है, जहां सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज जा सकते हैं। यहाँ जो जानकारी है वह इंडस्ट्री के बारे में है, जो बाहर कहीं नहीं मिल सकती। मुझे एक हल्की सी उत्सुकता महसूस होती है। मेरी अंदर की आवाज कहती है कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ वह यही है। सबसे ऊपरी मंजिल पर सू चिंगवू पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रही है। उसका फोन बजता है। प्रॉस्पेरिटी इन फुल ब्लूम नाम के कॉन्टैक्ट से एक मैसेज आता है, जो दादी सू हैं, पोती, आज अपने पति के साथ लंच करो और टेबल पर तुम दोनों की एक साथ फोटो लेना। मैं उसे देखना चाहती हूँ। सू चिंगवुल गुस्सा करती है और बहाने के लिए एक मीटिंग बनाने ही वाली होती है, जब चैट विंडो में नाम उसकी आंखों के सामने बदल जाता है। प्रॉस्पेरिटी इन फुल ब्लूम से कमजोर दादी जिसे परेशान नहीं किया जा सकता। सू चिंगवा शांत हो जाती है। वह नए नाम को देर तक घूरती रहती है। फिर वह एक मजबूर सी सांस लेती है और अपने डेस्क पर कॉल बटन दबाती है। लुहुआ तुरंत आता है। बॉस, आपको क्या चाहिए? 2 लंच ऊपर भिजवा दो। फिर सू चिंगवोल मुझे मैसेज करती है और मुझे लंच के लिए सबसे ऊपरी मंजिल पर आने को कहती है, लेकिन खाना साइड टेबल पर लगा हुआ है और मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। सू चिंगवू खड़ी होती है। वह कहाँ है? लियू हुआ कहता है, मिस्टर कॉन्ग, वह आर्काइव में है। सू चिंगवो 7वीं मंजिल पर जाती है। वह जल्दी से मुझे और सूफेशुए को देखती है, जो मुझे घूर रहा है।
मैं किताबों में खोकर देख रहा हूँ, मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा है, ये बिल्कुल पता नहीं चला। इस आर्काइव में आज के सबसे एडवांस टेक्निकल मटेरियल्स हैं, मैं यहाँ पूरी तरह खो सकता हूँ। मैं पीछे हटता हूँ और किसी से टकरा जाता हूँ। सुफेशु मुझे एक उलझे हुए चेहरे से घूर रहा है। कॉन्ग नानजू, ये मत कहना कि मेरी परदादी को पटाने की तुम्हारी सारी कोशिश मेरी बुआ के करीब आने के लिए थी। मेरा चेहरा तुरंत भावहीन हो जाता है। तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। सुफेशु फिर भी बोलता रहता है। मेरी बुआ ने अपनी पूरी जिंदगी आदमियों से दूरी बनाए रखी है। ये मत सोचना कि तुम्हारा चेहरा तुम्हें उसके साथ कहीं तक ले जाएगा। वह इतनी सट्टी नहीं है, और अभी वह तुम्हें बस एक मामूली काम दे रही है ताकि तुम्हें रास्ते से हटा सके। मैंने एक सूखी हंसी दी। तो जब तुमने इतने साल मेरा पीछा किया, वह इसलिए था क्योंकि तुम सट्टी थी? मैंने उसकी तरफ देखा। वह यूनिवर्सिटी में मेरी एक लौटी सच्ची दोस्त थी। मैंने सच में उसके बारे में सोचा था। जब उसने कहा था कि ग्रेजुएशन की रस्म में मेरे लिए एक सरप्राइज है, तो मैं सच में सोच रहा था कि उसे अपनाऊं या नहीं। मैंने लंबी सांस ली। सुफेशु, तुम अपना रास्ता लो। क्या हम अच्छे तरीके से अलग नहीं हो सकते? सुफेशु की आंखें तुरंत लाल हो गईं। नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैंने कैंगबोडा को चुना, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बड़े परिवारों की शादियों में बहुत कुछ देखना पड़ता है। मैंने तुम्हारे लिए कोशिश की थी। मेरी माँ भी मान गई थी कि मैं किसी आम इंसान के साथ रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बैकग्राउंड की वजह से मुझे पीछे हटना पड़ा। मैं कभी किसी नाजायज इंसान से शादी नहीं कर सकती थी, चाहे कुछ भी हो। मैं सू फैमिली में अपनी जगह कैसे बनाती? मैं पूरे हाईचंग में मजाक बन जाती। मैंने उसकी तरफ देखा। जब मैं बच्चा था तो बैकग्राउंड की बातें मुझे ऐसा महसूस कराती थीं कि मैं कभी सर उठाकर चल नहीं पाऊंगा, लेकिन जब मैंने कैंग घर छोड़ा तो मैं समझ गया कि इज्जत ही सब कुछ है। मैंने नजरें हटा लीं। मुझसे शादी न करने के एहसान के लिए शुक्रिया। मैं जाने के लिए मुड़ा। सुफेशु ने मुझे फिर से रोका। मैं तुम्हारे लिए अपनी टीम में काम का इंतजाम कर सकती हूँ। मैं तुम्हें सिखाने के लिए कोई बड़ा इंसान ढूंढ लूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम कितने काबिल हो। तुम इतने तेज हो कि चीजें जल्दी सीख जाओगे। तुम्हें फिर कभी छोटे मोटे काम नहीं करने पड़ेंगे। मैंने उसकी फालतू बातों को बीच में ही काट दिया। क्या शर्त है? तलाक ले लो, मेरे साथ आ जाओ। सुफेशु ये सोच बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई और औरत मुझे उसके साथ बांटे। ये ख्याल ही उसे पागल कर देता है। मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुम उसके लायक नहीं हो। तुम अपनी उस मामूली बीवी से इतना प्यार क्यों करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे पैसे देकर हटा नहीं सकती या किसी से डराकर उसे तुमसे दूर नहीं करवा सकती? वह मेरी बराबरी कैसे कर सकती है? मैंने उसे बिना सोचे थप्पड़ मार दिया। ये करने के बाद भी मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैंने सुफेशु को ठंडी बेपरवाही से देखा। मेरा इरादा बेरहम होने का नहीं था, लेकिन अगर तुम जवाब के लिए इतना जोर दे रही हो तो मैं तुम्हें सही साबित करने का मौका दूंगा। मेरी बीवी तुमसे ज्यादा खूबसूरत है और उसकी फिगर भी बेहतर है। मैं जाने के लिए मुड़ा और आगे वाले कोने पर सूचिंग वोल खड़ी थी। मैं रुक गया और वह भी। सुफेशु की आंखें गहरी हो गईं, उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसने सोचा, एक दिन वह मेरे पास रोते हुए आएगा। उसने एक लंबी सांस ली। जब उसके चेहरे का दर्द थोड़ा कम हुआ तो उसने कांगबोडा को फोन किया। कल दोपहर तुम्हारी डॉक्टर नैन के साथ वह दोपहर का खाना है, मुझे भी साथ ले जाना। इसी बीच सुचिंगवोल ने दोपहर के खाने का बहाना बनाकर मुझे सबसे ऊपर वाली मंजिल पर बुलाया। उसके ऑफिस के अंदर उसने बगल वाली टेबल की तरफ इशारा किया। तुम शुरू करो। मुझे थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। जिस तरह से वह कर रही है उससे लगता नहीं कि उसने मेरी बात सुनी है। जब मैं सोच रहा था तभी मुझे फोटो खींचने की आवाज सुनाई दी। सुचिंगवोल ने शांति से फोटो ली और दादी को भेज दी। फिर वह पास आई और खाना खाने बैठ गई। मैं समझ गया कि उसने फोटो क्यों ली और मैंने पूछा नहीं। मैंने टेबल की तरफ देखा और बात शुरू की। अच्छा इंतजाम है। वह मेरे सामने बैठ गई। उसने आराम से और खूबसूरती से अपनी चॉपस्टिक्स उठाई। अच्छा पोषण अपनी फिगर बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। मैं जम सा गया। मेरा चेहरा गर्म हो गया। मेरी नजर थोड़ी देर के लिए उसकी गर्दन के पास दिखने वाली हल्की रंगत वाली चमड़ी पर ठहरी। फिर मैंने खाने का एक हिस्सा पैक कर लिया ले जाने के लिए। मुझे अभी याद आया कि कुत्ते के बच्चे को खाना नहीं खिलाया है। मैं निकलता हूँ। मैंने पैक किया हुआ खाना उठाया। दोपहर के खाने के लिए शुक्रिया। दोपहर जल्दी आ गई। मैंने कुत्ते को उठाया और सबसे ऊपर वाली मंजिल से निकल गया। अपना काम खत्म करने के बाद सू चिंगवोल जाने के लिए खड़ी हुई। लुहुआ ने पूछा, बॉस कौन से घर? सू चिंगवोल रुकी। उसे अभी याद आया कि उसने दादी से पूछा ही नहीं कि वह कहाँ है। उसने दादी सू को फोन किया। आप कौन से घर पर हैं? जवाब हैरानी वाला था। मैं हॉस्पिटल में हूँ। सू चिंगवोल ने माथे पर बल डाले। क्या डॉक्टर ने नहीं कहा था कि आपको जाने की इजाजत दे दी थी? लेकिन आज दोपहर फिर से मेरे सीने में दर्द होने लगा, इसलिए मैं कुछ और दिन रुकना चाहूंगी। क्या तुम आज रात मेरे साथ बैठने आ रही हो? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस एक कमजोर बूढ़ी औरत हूँ जिसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। मुझे यहाँ अपने दुख में अकेला छोड़ दो। आधी रात को उठना, पानी का एक घूंट चाहिए हो और कोई न हो। ओह, ये कितना मुश्किल है। मैं अभी आ रही हूँ। ये अच्छा है और मैंने तुम्हारे पति को भी बता दिया है। वह भी मेरे साथ रुकने आ रहा है। साथ में आओ। उसने फोन काट दिया और अपनी उंगलियां अपनी कनपटी पर रखीं। वह अपनी दादी की चाल को पूरी तरह से समझ गई। चाहे वह सू घर वापस जाए या मेरे अपार्टमेंट में जाए, रात में मैं और वह अलग रहेंगे। लेकिन अगर हम दोनों हॉस्पिटल में रात में रुकते हैं तो हम जरूर ज्यादा वक्त साथ बिताएंगे।
लेकिन वह जानती है कि मैं किसी और के साथ था। सू चिंगवोल ने अपने होंठ भींच लिए। वह दूरियां बनाए रखना चाहती है, लेकिन फिर उसने दादी की सेहत के बारे में सोचा और अपनी झिझक को निगल गई। उसने मुझे मैसेज किया, मैं काम के बाद तुम्हें लेने आऊंगी और हॉस्पिटल ले चलूंगी। इस बार मैंने जल्दी जवाब दिया, जरूरत नहीं, मैं पहले ही टैक्सी में हूँ और रास्ते में हूँ। सू चिंगवोल ने सोचा कि वह इज्जत बनाए रखना जानता है। उसने दादी के पसंद करने का फायदा उठाकर अंदर घुसने की कोशिश नहीं की है। उसे चैन मिलना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके सीने में बेचैनी थोड़ी और बढ़ गई। मैं इन सब बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था। मैं बस सू चिंगवोल के साथ ज्यादा उलझन नहीं चाहता जब तक मैं इस शादी के पीछे की सच्चाई समझ न जाऊं। यह अजीब शादी पक्का उसकी तरफ से किसी वजह से हुई होगी। आखिर मेरे जैसा छोटा और मामूली इंसान कौन ध्यान देगा। मैं कुत्ते को उठाकर हॉस्पिटल की वार्ड वाली बिल्डिंग में गया और खास लोगों के कमरों की तरफ बढ़ा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। मिसेस कैंग, नानजिंग सू ने अभी अपना दोबारा चेकअप खत्म किया था। कैंग बोडा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मिसेस कैंग ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या वह नानजू नहीं है? वह हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? क्या वह ठीक नहीं है? कैंग बोडा के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। दादी सू के हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर सू फैमिली से छुपाई नहीं जा सकती थी, लेकिन वह बूढ़ी औरत जिद्दी है और उसने सब मिलने वालों को मना कर दिया। वह आज वार्ड में गया था और उसे दरवाजे से ही वापस भेज दिया गया। उसे उनकी एक झलक भी देखने को नहीं मिली। तो कैंग नानजू पक्का उनके साथ रहने आया होगा। उसकी नजरें बदलीं। शायद दादी सू से मिलने आया है। नानजू सच में वफादार है। लंबे समय से देखभाल करने वाली आंट नैन जो साथ आई थी, उसने नाराजगी से कहा, वफादार? मैंने उसे कभी अपनी मल्लिका से मिलने आते नहीं देखा। आंट नैन 50 साल की उम्र के बीच की है, नानजिंग सू से करीब 10 साल बड़ी। वह पूरी जिंदगी मिसेस कैंग की पर्सनल देखभाल करने वाली रही है। उसने कभी शादी नहीं की। मिसेस कैंग उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती है, इसलिए आंट नैन की कैंग घर में बहुत इज्जत है। यहाँ तक कि कैंग बोडा भी उसकी काफी इज्जत करता है। आंट नैन की बातों पर मिसेस कैंग के चेहरे पर एक उदासी छा गई। तब कैंग घर में नानजू की जिंदगी कितनी मुश्किल थी। आंट नैन ने तुरंत कहा, मलिका, आप अभी भी उसका बचाव कर रही हैं। मैं ली रुइन का रवैया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन उसकी एक बात सही है, यंग मास्टर नानजू में कोई शुक्रगुजारी नहीं है। आप हर वक्त उसके बारे में सोचती हैं, उसकी चिंता करती हैं, और वह शायद आपको कब का भूल चुका है। कैंग बोडा ने कहा, मैंने सुना है कि मिस सू ने उसके लिए सू ग्रुप में एक काम का इंतजाम किया है। शायद इसलिए वह दादी सू पर ध्यान दे रहा है। आंट नैन ने नाक चढ़ाकर कहा, मल्लिका, आपने तो उसे पाला भी है। जब ली रोयन ने उसे बचपन में नजरअंदाज किया था तो आपने ही उसे खाना खिलाया था। आपने ही उसे स्कूल भेजा था। पालने का कर्ज सबसे बड़ा होता है, और उसके आपका कर्ज चुकाने का कोई निशान नहीं है। मिसेस कैंग ने तुरंत कहा, बस करो, प्लीज रुक जाओ। कैंग बोडा ने कहा, माँ ने अच्छाई की वजह से किया था। उन्होंने तब बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन कुछ लोग हर छोटी अच्छाई का पूरा बदला चुकाते हैं, जैसे डॉक्टर नैन। माँ ने उसे स्कूल के लिए बस थोड़े पैसे दिए थे, और देखो उसने सालों से हमारे परिवार के लिए कितना कुछ किया है। 3 साल पहले जब कंपनी लगभग दिवालिया हो गई थी तो डॉक्टर नैन ने हमें एक टेक्निकल पैटेंट दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। आंट नैन ने तुरंत सर हिलाया। अगर ऐसे देखा जाए तो डॉक्टर नैन कांग नानजू से कहीं ज्यादा अच्छा है। कैंग बोडा ने हैरानी दिखाते हुए कहा, मैं हमेशा से जानना चाहता था कि डॉक्टर नैन असल में कैसा है। माँ, कल मुझे अपने साथ ले जाना। मिसेस कैंग मुस्कुराई और उसके बालों में हाथ फेरा। ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। वह बातें करते हुए नीचे पार्किंग की तरफ जा रहे थे। यह पूरा नजारा वहां से दिख रहा था जहां मैं पास के खास लोगों के वार्ड में सोफा पर बैठा था। मेरी नजरें मिसेस कैंग का पीछा कर रही थीं। उसकी रंगत बीमार जैसी सफेद थी। उसकी फिगर बहुत पतली थी। कैंग बोडा उसके बगल में बात कर रहा है। मिसेस कैंग ने मजबूरी वाली मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। वह दोनों आरामदायक नजदीकी के साथ चल रहे थे। मैं तब तक देखता रहा जब तक कार चली नहीं गई। नजरें हटाने का मन नहीं कर रहा था। मैं मुड़ा और देखा कि दादी सू मेरे सामने खड़ी हैं।